किसी के लिए समस्या है, किसी के लिए संभावना है। एक समय था जब हमारे पूरे समाज में एक खास कम्युनिटी के या कास्ट के लोगों को का ही दबदबा था, बाकी लोग चुपचाप थे। अब समय बदल गया है, दूसरे के लोग भी तमाम तरह की बातें करने लग गए हैं, बदमाशी भी ज़्यादा करने लगे हैं। नया जब नई नई शक्ति आती है तो बगल में आक्रमण बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे अब हमको कभी पावर नहीं मिला था, अगर हमको पावर मिल जाए तो हम झूठ मूठ के गदा यहाँ वहाँ चलाना शुरू कर देंगे, होता ही है। अब ये जो है जाति है, ये जो जेंडर है, जिसको हम लोग स्त्री पुरुष कहते हैं, ये भी एक समस्या है और एक ही साथ संभावना है। लेकिन परिवर्तन तो है ही, परिवर्तन तो है। इसको इतिहासकार को पकड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि इस समय इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नारियों की स्थिति, नारियों का योगदान, कितनी नारियां डॉक्टर बनी, नौकरी में कितनी लोग गई, पूरे दलितों का योगदान, उसका इतिहास लिखा है। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर वो शक्तिशाली ग्रुप जो इमर्ज करता है सबसे पहले अपना इतिहास खोजता है। इतिहास की जमीन पर वो खड़ा होना चाहिए। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है पावरफुल जो इतिहास ना खोजता है। कोई भी जो जिसके पास शक्तिशाली अगर वो समूह हो रहा है तो उस समूह को सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत होती है वो है इतिहास की। ये बहुत स्वाभाविक है। कोई नहीं कहेगा कि मेरे बाप दादे जो हैं वो इतना छोटा काम करते। उसको चाहिए एक इतिहास जिससे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस। और ये भी इतिहास की मांग है, लेकिन ये वर्तमान की मांग है। अतीत में संभव है कि ऐसी स्थिति ना हो, अतीत में सचमुच जो है कम्युनिटी बहुत पीछे हो, इतना पीछे है कि उसकी चर्चा वो नहीं करना चाहता है, तो वो अपने तरीके से अतीत में जाता है और अपने तरीके के मिथ भी पैदा करता है। मिथ और हिस्ट्री में फर्क है। मिथ जो होता है ना, वो हमारी आकांक्षाओं का सूचक होता है। जैसे हम जब मिथ बनाते हैं तो होता है हमारी कल्पना का समावेश। हम जब सपना देखते हैं तो सपना में यथार्थ होता है, जो जमीनी यथार्थ है, और हमारी कुछ कामनाएं, कल्पनाएं उनका मिश्रण होता है हमारे सपने में। उसी तरह से मिथ में हमारी कल्पनाएं जुड़ जाती हैं। इसलिए जो कमज़ोर जातियां हैं या जो कमज़ोर ग्रुप हैं वो कल्पनाओं में जाते हैं और अपने मिथक का निर्माण करते हैं। और जब तक इतिहास नहीं मिलता है मिथक को ही इतिहास मानते हैं। उनके लिए मिथक नहीं है, वो इतिहास है। अब ये जो मिथक इतिहास है ये अतीत की बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है। क्योंकि वर्तमान में उसको इतिहास चाहिए, इसीलिए अगर उसको इतिहास नहीं मिल रहा है तो वो अतीत में जाकर के मिथक को इतिहास में के रूप में देखेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि हर किसी को इतिहास चाहिए और इतिहास अगर नहीं मिल रहा वो मिथ को ही इतिहास मानेगा और मिथ पर ही अपनी इतिहास की बुनियाद करेगा। और इसके कारण, और ये कारण अतीत में नहीं है, ये कारण वर्तमान में है। इसलिए जब हम उस मिथ में जाते हैं तो दरअसल हम अपने वर्तमान की डिमांड के हिसाब से जाते हैं और कुछ लेकर लौटते हैं। एक दलित चिंतक है, उन्होंने कहा था कि हमको मिथकों की जरूरत है। क्यों मिथकों की जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे पास इतिहास नहीं है। सारा इतिहास तो कब्जा है, जिन्होंने हमारा शोषण किया है। तो अपने लिए हमको इतिहास रचना पड़ेगा, हमको मिथक की जरूरत है। और वो मिथक जो है वो मिथक हमको इतिहास का आधार देगा। इसलिए आप लोग जानते हैं कि चूहड़मल का
इतिहास है, बन गया। ये बात काशीराम ने कही थी एक समय कि अगर आपको मूर्ति नहीं बनाने की, अब जैसे किसी का किसी दलित जाति के एक नायक की बारे में कथाएं चलती हैं, उसके यथार्थ के लिए आपको क्या करना होगा? आइए बैठिए। तो अब मूर्ति तो है नहीं, फोटो तो है नहीं, क्या करेंगे? क्या उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, जितने गुरु हैं उन सबकी मूर्ति है, तो किसी का मुंह ले लो, किसी का हाथ ले लो, किसी की पगड़ी ले लो, सबको मिला हमारा नायक। तो वो मूर्ति बन गई। अब मूर्ति की समस्या खत्म हो गई, मूर्ति की समस्या खत्म हो। आपने क्या गुरु गोविंद सिंह को देखा है? आपने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन गुरु गोविंद की फोटो हर जगह आप देखते हैं। अशोक को देखा किसी ने? नहीं देखा है। अलेक्जेंडर किसी ने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन फोटो सब जगह है। वो सभी कल्पना। रामचंद्र किसी ने देखा है? शकुंतला किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? रावण किसी ने देखा है? लेकिन हर किसी के मन में रावण, राम, शकुंतला, सरस्वती, लक्ष्मी सभी हैं कि नहीं? एकदम अब पहचान लेंगे कि सरस्वती है क्योंकि वीणा बजाते हैं। सरस्वती ने वीणा बजाने के अलावा किसी कुछ नहीं, वीणा बजाते। शकुंतला जो है वो उसके चित्र है। आश्चर्य होगा तो ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि ये भी कल्पना, ये भी एक कल्पना। शकुंतला और रामचंद्र और कृष्ण और इन सब की जो तस्वीरें हैं इसको कैलेंडर आर्ट कहा जाता है। इसको राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले इनकी तस्वीरें बनाई थी। राजा रवि वर्मा 100 साल पुराने हैं, उसको हमने मान लिया। और जब कोई दलित जो है वो अपने मन से कुछ बना लेता है तो उसको हम नहीं मानना चाहते हैं। ये भी जबरदस्ती है भाई, अगर नहीं माना तो उसको भी मत मान। अच्छा, ये मैं एक थोड़ा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल आपको देना चाहता था, तो इसलिए क्योंकि आप इस बात को समझें कि हम जब अतीत के बारे में बात करते हैं तो हमारे मिथक और हमारा इतिहास दोनों एक जगह कन्वर्ज है। किसी के लिए मिथक जो है इतिहास का काम कर रहा है, किसी के लिए इतिहास अवेलेबल है, इसीलिए वो अपने तरीके से उस इतिहास से अपनी चीज़ें निकाल ले रहा है। तो ये इतिहास की सुविधा सिर्फ उच्च वर्ण को क्यों मिले, ये एक प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक बात। इसलिए हम अब मिथकों पर भी काम कर रहे हैं, बजरंग बली पे काम कर रहे हैं। अब जो है बजरंग बली पर भी काम होना चाहिए। मुझे क्यों होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि बजरंग बली के इतिहास में प्रतिष्ठित करना है, बल्कि बजरंग बली का जो प्रभाव है समाज में उसको समझने के लिए हमको बजरंग बली के इतिहास में जाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि बजरंग बली का इतना महत्व क्यों है समाज में, कबीरदास का इतना प्रभाव क्यों है समाज में, महर्षि वेही का इतना प्रभाव क्यों है समाज में, ये भी इतिहास की भाषा है। अब उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स, अब मैं अगले हिस्से पे जाता हूँ। प्रश्न वर्तमान से आते हैं, प्रश्न तो ऐतिहासिक होना चाहिए और प्रश्न के माध्यम से हम अतीत में परिवर्तनों को समझने की कोशिश करें। जो हमारे दिमाग में इस वक्त परेशान करने वाली चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। जब उस लिस्ट को आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। पिछले 25-30 सालों में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं जिसका कोई इतिहास नहीं, लेकिन है भी इतिहास। ये जो जमीन का झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है,
ये आज की समस्या है और ये महाभारत युग की भी समस्या है। तो अगर हम अपने टेक्स्ट में घुसेंगे और जाएंगे, देखिए अब इसको ऐसे समझिए, ये मुझे अभी अभी सूझा इसलिए मैं आपको तुरंत बता दूँ, सोच लो। झगड़ा अधिकार के लिए महाभारत में भी है और रामायण में। तो जब तक झगड़ा नहीं मिटेगा समाज का, तब तक रामायण और महाभारत नहीं है। तो महाभारत का मॉडल क्या है? महाभारत का मॉडल है कि जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। अच्छा, अधिकार की व्याख्या भी अलग अलग होती है ना। दुर्योधन जो कह रहा है उसका भी लॉजिक है, मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। और जो पांडवों का लॉजिक है वो दूसरे तरह का लॉजिक है ना। तो अब होता ये है कि अधिकार की व्याख्याएं होती हैं और व्याख्याएं एक तरह की नहीं होती। ये महाभारत का कथन है कि व्याख्याएं अपने अपने तरह की होती हैं और इन व्याख्याओं की कितनी दिशाएं हो सकती हैं, इसको समझने के लिए आपको महाभारत को देखना चाहिए। महाभारत की आज की जो समस्या है, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बहुत बोलती है स्त्री, ये महाभारत की भी समस्या है। द्रौपदी से दुर्योधन क्यों परेशान हुआ है? वो बहुत बोलती है और मुझको देखकर बहुत हंसी थी। याद है ना उसी महल में जो है वो जब हंस पड़ी थी बहुत जोर से, तो दुर्योधन को इतना कष्ट हुआ तो उसने कहा कि इसको मैं मजा चखाऊंगा। और उसने ये ज्ञानी है इस मामले में, इसको की तरफ देख के तो ये समस्या वहां भी है, महाभारत में भी। इसलिए महाभारत को का महत्व है हमारे लिए, ना महत्व हो तो हम लोग इतिहास में महाभारत को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन समाज में ऐसी शक्तियां हैं जो महाभारत को आज भी पढ़ा रही हैं। महाभारत को कोई भूला नहीं है, भूला है क्या? नहीं भूला है। जब महाभारत को नहीं भूला है, इतिहासकार नहीं लाए तो क्या हुआ? समाज में तो रह गया। अब दूसरी तरफ रामायण को देखिए तो रामायण में सीता का मॉडल है, सहनशील, इतना भी अत्याचार कोई भी कर दे फिर भी अपने आदर्श पर अड़िग है। तो रामायण का एक मॉडल हो गया। इसीलिए सीता और द्रौपदी का जो संघर्ष है, जो वर्तमान में दिखलाई पड़ता है, वो वर्तमान में अलग तरीके से आपको ध्यान हो कि यहाँ कोई अपनी बेटी का नाम द्रौपदी नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि वहाँ स्त्रियों को सीता की शिक्षा नहीं दी जाती, स्त्रियां स्वतंत्र थी। इसलिए द्रौपदी ट्राइबल सोसाइटी का नाम हो सकता था। और आज डेमोक्रेसी का ऐसा पहिया चला है कि राष्ट्रपति ये इतिहास का चक्र है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? मेरा एक सुझाव है। एक तो ये है कि शोधार्थी को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोध से ही दिशाएं होती हैं। शोध जो है वो नए ज्ञान का उत्पादन है, न्यू नॉलेज, न्यू पर्सपेक्टिव। जब तक कि हम शोध न करें तब तक हमको आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए मैं शोध करने वाले को हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस काम को इतना छोटा ना समझें कि इसको मैं किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए कर रहा हूँ कि शोध करने से मुझे बहुत फायदा हो। व्यक्तिगत रूप से शोध एक सामाजिक जरूरत है। हमारे देश में अगर अच्छे किस्म के शोध हो तो हम जान सकेंगे कि हमारे समाज के नए प्रश्न कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं और समाज के विभिन्न हिस्सों में इसको किस रूप में लिया जा रहा है। ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी शोध करता ही दे सकता है। ये जानकारी पत्रकार को भी देने की ताकत है, लेकिन पत्रकार जब भी देखेगा वो अभी जो हो रहा है उसी को देखेगा। लेकिन जब इतिहास का शोधार्थी वहाँ जाएगा तो फिर वो
अतीत से उसको टटोलेगा, अतीत से जोड़ेगा और उसके बाद उसको उसकी व्याख्या करेगा, उसकी प्रकृति को समझेगा। इसीलिए पत्रकार जो है वो जो देखता है उसको लिखता है, लेकिन इतिहासकार को उसी चीज को लेकर के अतीत में जाना पड़ता है और उसकी पूरी व्याख्या करना है। इतिहास कभी भी जो देखता है उसको नहीं लिखता है, जो दिख रहा है उसके पीछे क्या क्या हुआ है उसमें जाने की कोशिश है। इसलिए शोध जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस बात पर मैं थोड़ा सा एक विराम लूंगा, क्योंकि ये बात अगर हम समझ जाते हैं कि इतिहास का विद्यार्थी जो है वो प्रश्न लेकर चलता है, इतिहास का विद्यार्थी ऐतिहासिक प्रश्न टटोलता है, इतिहास का विद्यार्थी ये कभी नहीं भूलता है कि उसको एक विशेष किस्म का अध्ययन करना है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो वर्तमान से अतीत में जा रहा है। उसका काम उत्तर देना नहीं है, समझ विकसित करना है। वो सत्य तक नहीं पहुंचता है, सत्य की खोज करते हुए अपनी समझ को विकसित करता है। इतिहासकार के बारे में कहा जाता है, अतीत के बारे में, कि सिर्फ इतिहासकार को अतीत मालूम नहीं है। बाकी सभी लोगों को कहाँ ऐसा ही हुआ था, गांधी जिम्मेवार थे उसके लिए, फला व्यक्ति जिम्मेवार था, फट से बोल, लेकिन इतिहासकार नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि इस तरह से हम विचार नहीं कर सकते। वो जो बड़ी घटना घटती है या कोई बड़ी बात होती है, उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए हर दिशा में आपको जाना पड़ेगा। जब आप रामायण के बारे में चर्चा करेंगे, साधारण व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत अच्छा किया रावण को मार दिया, लेकिन जब इतिहासकार जाएगा तो उसमें सिर्फ यही नहीं देखेगा कि रावण को मारा गया जो राम से लड़ रहा है। उसको स्वीकार करेगा कि राम और रावण के युद्ध में रावण दोषी था, इसलिए किया गया। वो इस बात की तरफ भी जाएगा कि रावण का भी अपना एक धर्म है, रावण की भी एक जाति है, रावण की भी एक बहन है जिसके साथ लक्ष्मण ने दुर्व्यवहार किया था। देखिए, इतिहासकार जब जाता है उसमें, तो वो रावण को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वो एक प्रतीक के रूप में देखता है। यानी रावण कोई कम नहीं है। आपको याद होगा कि रामायण में जब वो प्रसंग आता है, जब रावण मर रहा है, तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उनसे कुछ सीखो। ये ध्यान रखने की बात है। तो राम जो है वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जिसको दोनों ने मिलकर मारा है, उससे जाके कुछ सीखो। ये कोई मामूली बात नहीं, इसमें एक संदेश है। तो आम आदमी के लिए तो रामलीला हो गई, रावण को जला दिया गया, बस बात खत्म हो गई। नहीं, जब कोई दर्शन का व्यक्ति, कोई इतिहास का व्यक्ति उसमें जाएगा तो उसमें उसको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आज उसको समझने में सहायक होगी कि आपका शत्रु भी आपका शिक्षक हो सकता है। जो आदमी इस बोध से चलेगा कि जिससे हम लड़ रहे हैं उससे भी हम सीख सकते हैं, वही बेहतर समझ में आता है। जो लोग गीता की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, उसमें एक प्रसंग आता है, उसकी व्याख्या ऐसे दी है कि जब हम किसी शत्रु से लड़ रहे होते हैं, सिर्फ अगर शत्रु दिखाई देता है तो लड़ते लड़ते हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम शत्रु जैसे हो जाते हैं। इसलिए हम जब लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते हम उस जैसे ना हो जाए जैसे कि हमारा शत्रु है। इसके लिए सावधान रहने चाहिए। हम जिससे लड़ रहे हैं उसके जिस तत्व से लड़ रहे हैं उससे हम लड़ रहे हैं। हो सकता है कि उसके भीतर ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। और वो प्रसंग आप जानते ही हैं, जब भीष्म पितामह जो है इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, भीष्म पितामह से सीखा जा रहा है, भेजा जा रहा है कि भीष्म पितामह से सीखो। वहाँ भेजा जा रहा था कि राम
भेज रहे हैं लक्ष्मण को रावण के पास, यहाँ भीष्म पितामह के पास भेजने के लिए सीखने के लिए भेजा जा रहा है। कर्ण के पास भी शक्ति है ना, और दुर्योधन के भी अपने तर्क हैं। इतिहास से संतुष्ट नहीं होता है जब धर्मवीर भारती, तो वो एक अंधा युग एक रचना लिखते हैं, जिसमें वो दुर्योधन की तरफ से लिखते हैं। हमारे मुंगेर के गौरव दिनकर ने कर्ण को लेकर के रश्मिरथी लिखी थी ना, रश्मिरथी लिखी थी, तो उसमें कर्ण जो अर्जुन से ज्यादा बड़ा दिखाई। तो ये तो चीज होती है, यही हमारी समझ है। सामान्य लोगों के लिए कौरव और पांडव का बहुत सिंपल है। पांडव अच्छे थे, कौरव बहुत बुरे थे। लेकिन पांडव और कौरव की लड़ाई में जो बोध है, उसकी प्राप्ति के लिए आपको एक दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। यहाँ भी जाना अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रसंग को मैं यही तो रोकूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा नहीं। जैसे हम लोग अंग्रेजों को रावण समझते हैं, जो भी अंग्रेजों से लड़ा वो अच्छा था, चाहे वो कोई भी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, जो भी हो, जो अंग्रेजों को मारा बहुत अच्छा था। ये दृष्टि हुई सामान्य दृष्टि। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते हुए हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि अंग्रेज से लड़ते हुए हम अंग्रेज जैसे न बन जाएं। इसको मैं गांधी दृष्टि थोड़ी चौंकाने वाली बात है। ये जो गांधी दृष्टि इसको मैं कहता हूं, गांधी दृष्टि का मतलब गांधी का समर्थन करना नहीं है। ये समझना है कि लड़ाई कभी भी ऐसी ना हो जिसमें जिससे लड़ रहे हैं उसके जैसे हम बन जाए। इसलिए हमारे देश के जो नेता लोग थे वो कहते थे कि अंग्रेजों से सीखो भी और उनसे लड़ो भी। तो ये जो बात होती है, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो लेखक हैं वो अच्छे इंग्लिश कैरेक्टर्स का भी निर्माण करते हैं, जो भारतीयों के प्रति सदैव है, जिनके कारण आज आपको भारत में बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे संस्थान मिलेंगे जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने अपने लिए नहीं की थी, हम लोग ने। तो नेशनल मूवमेंट पर बात करते हुए हम बिल्कुल अंधे होकर अंग्रेजों के प्रति घृणा अगर पैदा करते हैं तो वो अच्छा इतिहास नहीं मानते। इस बात को समझना पड़ता है कि हम लोगों को, जो लोग अंग्रेजों से लड़े, उनकी स्पिरिट को समझना है, अंग्रेजों को समझना है, और भारतीयों के इस प्रयास को समझना है कि हर देश को स्वाधीन होने का अधिकार है। अंत में अंग्रेज यहाँ से गए और वो जाना पड़ा। तो ये ऐसा मामला नहीं है कि हमने फट से कहा कि हम लोग लड़ने लगे और अंग्रेजों को भगा दिया। इतना सिंपल अगर है तो ये मामला इतिहास का मामला है। उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। इतिहासकार जब उस स्टेज में जाएगा तो उसकी पड़ताल करेगा, एक एक चीज़ को समझेगा, देखेगा किस गांव में क्या स्थिति है, किस शहर में क्या स्थिति है, किस सेक्टर में क्या हो रहा है, कौन सी जाति किस तरह से सोच रही है। तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद वो उस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि इस तरह से जागरण हुआ, इस तरह से आंदोलन हुआ, उसमें ये खूबी थी, ये खराब। ये जो सम्यक दृष्टि है इसको भी इतिहास में ला सकते हैं। मैं देखता हूँ अधिकतर अभी जो नारी के बारे में लिखते हैं, सब नारी को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, उस थीसिस में लगता है कि वो नारियाँ अकेली ही रहती थी, उसमें पुरुष लोग रहते ही नहीं। अब जो दलित इतिहास लिख रहे हैं उनको पढ़ते ऐसा लगता है कि वो दलित ही से रहते थे और दूसरी जाति के लोग नहीं रहते, यही बात। तो एक समय तक असर्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको बेहतर समझ की तरफ बढ़ना, वही इतिहासकार का मूल है। इसलिए इतिहासकार का देखना पूरा देखना है,
एकांकी होकर देखना। कभी कभी एकांकी होना पड़ता है, क्योंकि जैसे जिसके बारे में कोई कुछ नहीं लिख रहा है, जब उसका इतिहास आप लिख रहे हैं तो आपको पूरा उसको उभारने के लिए आपको बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इतिहास लिखना है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये एक एपिसोड हुआ जो कि मैंने क्लियर किया कि इतिहासकार का काम करना क्यों जरूरी है, शोध क्यों महत्वपूर्ण है और इतिहास का शोध कैसा होना चाहिए। अब दूसरे फेज में जाने के पहले मैं आपके सामने 3 सवाल रखता हूँ। बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, लेकिन थीसिस कैसे लिखा? ठीक है, आपकी सब बातें अच्छी लगी सर, लेकिन थीसिस कैसे? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, थीसिस तो बाद में है, सिनॉप्सिस कैसे? विषय का चुनाव कैसे करें, सिनॉप्सिस कैसे लिखें और थीसिस कैसे? ये 3 सवाल है। चौथा है कि इसको कहते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग, रेफरेंस मतलब समझते हैं, संदर्भ। जैसे मैं जो कह रहा हूँ आपको कई बार ऐसा लगा कि अपने मन से बना के दो, ये लगता है कुछ अपनी तरफ से जोड़ के, फिर आप अनुमान लगाएंगे कि कहाँ से आए हैं, किस ग्रुप के हैं, जैसे भी अनुमान लग सकता है। अब आपको क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि कहाँ से बोल रहे हैं, उसी को संदर्भ है। जहाँ जहाँ आपके मन में प्रश्न उठे उसको बताने के लिए आपको चाहिए संदर्भ। उसी को हम लोग फुट नोट बोलते हैं, है ना, फुट नोट। ऐसा नोट जिससे पता चले कि ये कहाँ से बोल। मैंने क्या क्या प्रश्न फिर से बताता हूँ। विषय का चुनाव कैसे करें, एक, दूसरा सिनॉप्सिस, तीसरा थीसिस और चौथा क्या था, रेफरेंसिंग। ये 4 हिस्से। इन 4 प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि आगे का लेक्चर मुझे सुनाना है। चलिए एक प्रश्न अपनी तरफ से और जोड़ते हैं। किस किस तरह के सोर्सेज होते हैं? ठीक है, प्राइमरी सोर्स किसको कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स किसको कहते हैं, और मौखिक सोर्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये 5 प्रश्न। इसके बाहर कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। इन 5 प्रश्नों पर अलग अलग तरीके से मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। हाँ, बस इसके बाद ही ये इनका पूर्वानुमान है, वो जो है ना हाइपोथेसिस। ये अच्छे थीसिस राइटर हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक पूर्वानुमान है कि इसके बाद क्या हो। ठीक है, तो एक आपको चाय भी पानी। दूसरा सिनॉप्सिस, मैं इसको कहता हूँ ओपनिंग। की ओपनिंग ऐसे करें। तीसरा थीसिस, रेफरेंस, संदर्भ, फुटनोट, पांचवा सोर्सेस। अच्छा, रैंडम मैं बोलता हूँ, आप बताइए कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप बताइए। क्वेश्चन, प्रश्न, टॉपिक्स। और कोई सोर्सेस और इधर से फिर और
उनका फीडबैक दी ताकि मुझे पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रश्न सबसे पहले समस्या क्या है? रेफरेंस सभी आएंगे, लेकिन मैं ऑर्डर ठीक कर देना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करें। प्रश्न क्या है, समस्या क्या है? सर आप बताइए हम लोग कैसे करना शुरू करें। पहले समस्या देखेंगे सर। समस्या से टॉपिक समस्या, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि थीसिस राइटर को का इतना ढंग होता है। थीसिस राइटिंग जो है वो कोई काम नहीं है, वो वोकेशन, वो धर्म है। ज्ञान का उत्पादन जो है मैं उसको साधना कहता हूँ, इसलिए कि उसमें आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है। ये छोटा मोटा काम नहीं कि 9 बजे खोलना है और 1:30 बजे तक दुकान खोली रखनी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा काम करने वाले लोग जो हैं करते हैं काम। ऐसा नहीं कि थीसिस जो है वैसे लोग नहीं लिखते, बल्कि उनकी थीसिस जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको एक वोकेशन की तरह, एक धर्म की तरह, एक दायित्व की तरह प्रेम पूर्वक करें तो उसका मामला ही कुछ और है। थीसिस बहुत सारी लिखी जाती है हर साल, आप जानते हैं बहुत अच्छी लिखी जाती है, लेकिन कोई थीसिस जो है ऐसी होती है जिसको सब लोग देखना चाहते हैं। ये किताब जो है एक आपने कई लोग कलकत्ता गए थे तो उन्होंने देखी होगी किताब। जी सर। हाँ सर। ये जो किताब है, ये किताब इनके सम्मान में, इस टीचर के सम्मान में संपादित की गई है। अच्छा, कितने लोग हैं जो कलकत्ता गए थे इस ग्रुप में? काफी लोग। हाँ, आप लोग गए थे, काफी लोग गए थे। उसकी आज भी चर्चा होती है। आप लोग ने कलकत्ता आगमन की आज भी चर्चा होती है। तो देखिए, लोग बताते हैं कि देखिए इतिहास में उत्साही कितने लोग हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि बिहार में थीसिस लिखने वाले जो हैं बिना उत्साह के ऐसे